In this picture, we will read about the political symbols. The man and woman in 18th century who could not read or write. जो भी मैन और वुमेन 18th सेंचुरी में फ्रांस में रीड और राइट नहीं कर सकते थे, उनके लिए, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए या उन्हें ये जो भी राइट डिक्लेयर किए गए थे कॉन्स्टिट्यूट के थ्रू, न्यू कॉन्स्टिट्यूट के थ्रू, उन सभी के बारे में उन्हें बताने के लिए कुछ सिंबल्स को यूज किया गया. फर्स्ट इज द ब्रोकन चेन. चेन वर यूज टू फेटर स्लेव्स. अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. ये ब्रोकन चेन जो है स्लेव को, यहाँ स्लेवरी से फ्रीडम को शो कर रही थी कि मतलब जो भी स्लेव थे वो अब फ्री हैं, उनका जो फ्रीडम राइट है वो उन्हें मिल गया है. द बंडल ऑफ रोड्स और फेसिस. वन रोड कैन बी इजिली ब्रोकन. अब ये पिक्चर बंडल ऑफ रॉक की, रोड्स की जो है, बंडल ऑफ रोड्स की, ये शो करती है कि कोई भी अगर सिंगल पर्सन है तो इजिली उसको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन अगर हम एक यूनिटी में बाउंड हैं तो कोई भी उनकी स्ट्रेंथ को तोड़ नहीं सकता. नेक्स्ट इज द आई विद इन अ ट्रायंगुलर radiating light. The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. मतलब यहाँ पर इस ट्रायंगुलर आई का मतलब है कि the all-seeing eye stands for knowledge. मतलब सभी को नॉलेज, ज्ञान के लिए जो है इक्वली राइट है. द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता. स्किप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर. ये जो है ये रॉयल पावर का सिंबल था. स्नेक बीटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. इट मीन्स कोई भी जो है इसमें सभी सेम इक्वल हैं, कोई हाई और पावर नहीं है इसके अकॉर्डिंग. अब नेक्स्ट था रेड फ्रेजियन कैप. कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. ये रेड कलर की जो कैप है ये स्लेवरी से लोगों को फ्रीडम का एक सिंबल थी. ब्लू, व्हाइट, रेड कलर ये जो थे फ्रांस के नेशनल कलर्स थे. अब द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ. ये लॉ को, कानून को रिप्रेजेंट करती है ये विंग्ड वुमेन. द लॉ टैबलेट. द लॉ टैबलेट जो है इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. इस लॉ टैबलेट के अकॉर्डिंग सभी, ये रिप्रेजेंट करती थी कि सभी पर्सन लॉ के समक्ष इक्वल हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. मीन्स मोनार्की गवर्नमेंट जो थी उसका एबॉलिश हो जाना, मतलब उसका समाप्त हो जाना. देखिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सेटअप हो जाने के बाद जो लुई 16 थे, कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो टेंस थे और कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ इस तरह का चल रहा था कि वो जबरदस्ती असेंबली के प्रेशर की वजह से उन्होंने मतलब साइन तो कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बट लेकिन रियल में तो वो अंदर ही अंदर ये चाहते थे कि पावर उन्हीं की दोबारा से आ जाए. He entered into secret negotiation with the king of Prussia. अब इसीलिए उन्होंने प्रशा के जो रूलर थे उनके साथ मतलब एक नया एक सीक्रेट उन्होंने कुछ अपना पॉलिसी या कुछ एक उन्होंने चाल चली. प्रशा के रूलर के साथ मिलकर उन्होंने कुछ अपने एक सीक्रेट कुछ इस तरह का गुप्त षड्यंत्र बनाया. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. अब प्रशा के अलावा अनदर कंट्रीज के नेबरिंग जो कंट्रीज थी उनके रूलर्स को भी एक टेंशन थी कि कहीं अब फ्रांस की तरह ही उनकी कंट्री में भी जो सिटीजन्स हैं वो इस मोनार्की गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना हो जाए और वो भी रिवोल्ट ना कर दें कि उनकी भी पावर कहीं उनके हाथों से ना चली जाए. तो इसीलिए उन्होंने रूलर पावर को सुप्रीम शो करने के लिए लुई 16 की हेल्प करने के लिए उनके पास अपनी ट्रूप्स को भेजा, अपनी सेना को उनकी हेल्प करने के लिए 1789 में
समर के टाइम पीरियड पर भेजा। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रेशिया एंड ऑस्ट्रिया। और इसीलिए ये तो होना ही था कि नेशनल जो असेंबली थी उसने अप्रैल 1792 में ये डिक्लेयर कर दिया कि वो प्रेशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट युद्ध करेंगे। 1000 ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। अब पूरे मतलब फ्रांस के अंदर से थाउजेंड्स जो वॉलंटियर्स थे मतलब अपनी इच्छा से आर्मी के अंदर उन्होंने ज्वाइन कर लिया ताकि वो भी प्रेशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर कर सकें। दे सॉ दिस एज अ वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। अब जो ये वॉर था ये किसका सिंबल था? यूरोप और फ्रांस के जो किंग और एरिस्टोक्रेसीज गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट लोगों का ये एक विरोध, एक प्रदर्शन था। इस वॉर के थ्रू लोग दिखाना चाहते थे कि अगर पीपल चाहें तो वो अपने फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए रूलर को हटा भी सकते हैं। अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was the Marseillaise composed by the poet Rosette de Lisle. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris. अब ये जो मार्सलेस था ये एक सॉन्ग था जो कि रोजेट डी लेस्ली ने कंपोज किया था और इसको फर्स्ट टाइम फ्रांस में जब पेरिस के लिए ये पीपल जो हैं वो वॉलंटियर सोल्जर जब पेरिस की तरफ मूव कर रहे थे वॉर के लिए, तब ये मार्सले जो है सॉन्ग संग किया गया। एंड सो गॉट इट्स नेम, और यहीं से इसका नेम जो है मार्सले पड़ गया। द मार्सलेज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब जो मार्सलेज है ये फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। द रिवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब इस तरह के रिवोल्यूशनरी वॉर ने, युद्ध ने जो है लोगों को बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाया। कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिकली सिचुएशन जो थी, परिस्थिति जो थी वो भी डाउन हो चुकी थी। While the men were away fighting at the front, women were left to cope. अब मैन जो थे उन्हें तो फाइटिंग के लिए मतलब युद्ध के लिए जाना पड़ा, और जो वुमेन थी उन्होंने मतलब घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने फैमिलीज को और अपने बच्चों को लुकिंग आफ्टर मतलब उनकी देखभाल करने के लिए और अर्निंग के लिए भी उन्हें बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो लंबे लंबे उनकी ड्रेस थी उसको लेफ्ट कर दिया। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब लार्ज जो पॉपुलेशन थी वो भी यही चाहती थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1791 का उसको मतलब खत्म करके इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो सभी को पॉलिटिकल राइट्स दे, ना कि किसी सिर्फ रिचर सेक्शन को, अमीर लोगों को, क्योंकि सिर्फ अमीर लोगों को ही वोटिंग का राइट था। इसीलिए वो चाहते थे कि सभी को, रिच हो चाहे पुअर हो, सभी को ये राइट मिले। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन आगे बने। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। और इसी तरह की जो बातें थी उन्हें डिस्कस करने के लिए कुछ पॉलिटिकल क्लब्स की भी फॉर्मेशन हुई इस टाइम पीरियड पर, जहां पर इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और प्लान को डिस्कस किया जाता था। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पीरियड पर फेमस क्लब रहे वो थे जैकोबिन, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। जो कि पेरिस के सेंट जैकोब थे उनके नाम पर इस क्लब का नेम पड़ा। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। वुमेन भी इस टाइम पीरियड पर एक्टिव थी, उन्होंने भी अपने खुद के ऑन क्लब्स फॉर्म किए, जो कि हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे ज्यादातर वो लेस प्रॉस्पेरस मतलब एक तो बहुत रिच और समृद्ध फैमिली से बिलोंग करते हो,
उसके बजाय वो लेस प्रॉस्पेयर थे, मतलब कम समृद्ध और लोअर जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले हों या मीडियम हो उनसे बिलोंग करते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स। इन सभी से जो है जैकोबिन क्लब के मेंबर्स आते थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। अब इन जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे, इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। A large group among the Jacobin decided to start wearing long striped। अब जो ये जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, इन्होंने डिसाइड किया कि वो इस तरह की ट्राउजर पहनेंगे जो कि स्ट्रिप्ड वाली हो, मतलब लाइनदार हो, इस तरह से ट्राउजर सिमिलर टू दोज worn by डॉक वर्कर्स, मतलब ऐसे वर्कर डालते थे जो कि किसी पोर्ट वगैरह पर काम करने वाले पर्सन थे। This was to set themselves apart from fashionable sections of society। उन्होंने इस तरह की ड्रेस को क्यों चूज किया? क्योंकि वो जो प्रॉस्पेयर और अमीर लोग पहनते थे, उनके फैशनेबल सेक्शन से अपने आप को सोसाइटी से अलग शो करना चाहते थे। स्पेशली इन नोबल्स फैमिली हु वर नी ब्रीच, जो कि नी ब्रीच मतलब जो घुटनों तक की ड्रेस पहनते थे, उनसे अपने आप को अलग शो करना चाहते थे। It was a way of proclaiming the end of power wielded by the weavers of knee breeches, जो कि अपने आप को वो इन नी ब्रीचर्स से अलग शो करना चाहते थे, इसके थ्रू कि वो उनकी पावर को मानने के लिए अब तैयार नहीं है।